बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं और उसके उत्तर को भी जानने का प्रयास करेंगे हम। अर्थात प्रश्न और उत्तर की यह श्रृंखला लगभग 100 से अधिक होगी और ये ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लिखित वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो परीक्षाएं जो प्रश्न हैं आपके, वो जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, जिनसे लगभग आपके 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को भी तैयार आप कर पाएंगे और लिखित टाइप की परीक्षा के लिए भी आप जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। तो आइए हम हिंदी साहित्य से, जो हिंदी साहित्य में खास करके हमको पढ़ना होता है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में, तो इस वीडियो के माध्यम से हम कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता होगा जब आप बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको कार्यालयी हिंदी एवं कंप्यूटर ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। ये प्रश्न तो एकदम से कंपलसरी है आना। अब ये प्रश्न हमेशा आता ही रहता है, शोध के अंग बताइए। शोध के अंग की बात की जाए तो शोध के अंग की बात की तो कई सारे अंग हैं, जैसे कि पहला अंग है शोध का ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। तो एक तो ये अंग हो जाता है, ज्ञान क्षेत्र के किसी भी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा कौन देता है भाई? तो प्रेरणा हमको मिलती कहाँ से? शोध की से ही मिलती है, यानी रिसर्च से ही मिलती है। रिसर्च के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं भाई? रिसर्च के माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, खास करके ज्ञान के मामलों की, उनसे निपटारा पाते हैं, उनसे छुटकारा पाते हैं, उस समस्या को सुलझाने में शोध हमारी मदद करता है। तो पहला अंग। दूसरा अंग शोध का है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करता है शोध, ठीक। तीसरी बात यह है कि भाई विवेकपूर्ण विश्लेषण होता है शोध में और विवेकपूर्ण तरीके से अध्ययन भी किया जाता है, तर्कसंगत चीज़ें होती हैं। चौथा अंग है कि परिणाम स्वरूप निर्णय निकलता है इसका। तो कहीं ना कहीं पे जो परिणाम इसका निकलता है शोध का, वही निर्णय होता है, ठीक है। तो शोध के ये सारे अंग हैं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। अच्छा, शोध का महत्व क्या है रिसर्च का? तो रिसर्च के महत्व की बात की है तो इसका महत्व भी है, क्योंकि पहला महत्व इसका यही है कि शोध जो है वो मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है। जो दिशा विहीन ज्ञान होता है खास करके, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है किसी भी क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए, जितना इम्पोर्टेंट होता है अगर सही दिशा में आप आगे बढ़े, सही दिशा के बारे में जानकारी ग्रहण करें। तो शोध क्या करता है? मानव के ज्ञान को दिशा प्रदान करता है और ज्ञान भंडार को विकसित करता है, परिभाषित करता है, कई प्रकार की चीज़ों को करता है। इसके अलावा शोध का महत्व यह भी है कि शोध जो है वो सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। तीसरा महत्व ये है शोध का कि शोध जो है वो जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। जिज्ञासा मूलक प्रवृत्ति का मतलब होता है बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी पुस्तक के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति की तरफ, जानने की इच्छा को ही बोलते हैं जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हैं जो शोध ग्रंथ होते हैं या जो शोध करने वाले व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो, ठीक है। चौथा महत्व ये है कि शोध से क्या होता है? व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। व्यक्तित्व माने होता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है किस तरीके का? बौद्धिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, ठीक है। पांचवा महत्व शोध का यह है कि शोध से व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हम समाधान भी कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से महत्व होता है शोध का। इसके अलावा शोध की अगर बात की है तो शोध से पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में भी सहायता मिलती है। आपको पता होगा पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में पहले से एक धारणा, एक विचार बना लेना कि भाई फलाने वस्तु ऐसी ही लगती है या फलाने व्यक्ति का विचार ऐसा ही है या फलाना ऐसे ही है। ऐसे तमाम प्रकार के विचार आपके मन में आते होंगे किसी व्यक्ति के को लेकर के कि भाई ये बेकार आदमी है, इससे बात नहीं करने का। तो पहले से ही आपने धारणा बना रखी है, आपने उससे जबकि बात नहीं करी है, तो पहले से सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रख करके किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पहले से कोई विचार बना लेना अपने मन में कि भाई ये व्यक्ति इस टाइप का है, इस कैटेगरी का है, इस तरीके का है,
तो वो एक प्रकार से होती है पूर्वाग्रह। पहले से किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेना, वो पूर्वाग्रह होती है। तो पूर्वाग्रह जो होता है, इससे निदान किससे मिलता है? शोध के द्वारा पूर्वाग्रह जो होते हैं इनसे हमको छुटकारा मिलता है और पूर्वाग्रह के निवारण में सहायता करता है शोध। इसके अलावा शोध जो होता है ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र को शोध अगर की जाती है, किसी भी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर या किसी ग्रंथ पर, तो कहीं ना कहीं पे उसके विभिन्न पक्षों को, हर एक चीज़ों को एक प्रकार से लोगों के समक्ष उकेर करके रखा जाता है, उसका विश्लेषण करा जाता है, उसका गहन विश्लेषण किया जाता है, सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। ये चीज़ है। आठवां महत्व है कि शोध जो होता है वो अनेक नवीन कार्यविधियों और उत्पादों को विकसित करता है। तो ये भी एक प्रकार से ज़बरदस्त महत्व है इसका, शोध का। तो शोध के बहुत सारे महत्व हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्यालयों में लिखित संप्रेषण के कितने रूप मिलते हैं? लिखित संप्रेषण की मैं बात कर रहा हूँ। लिखित संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है भेजने का माध्यम एक, ठीक है, सूचना को भेजने का माध्यम। जैसे कि संप्रेषण का सीधा सा मतलब होता है जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बातों को, तो एक संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से आप तक वो पहुँच रही हैं, ठीक है। अब इसी संप्रेषण में क्या होता है, कोई, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ तो आप मोबाइल फ़ोन में सुन रहे हैं या लैपटॉप में सुन रहे हैं अपने, तो ये तो हो गया एक प्रकार से माध्यम मोबाइल। लेकिन मोबाइल के अलावा भी और माध्यम होते हैं हमारे विचारों को आपके विचारों तक पहुँचाने का। जैसे पत्र हो गया, तो लिखित माध्यम पूछा जा रहा है वही, कि भाई जो कार्यालय में जो लिखित संप्रेषण होता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कोई सूचना भेजनी हुई तो लिखित दस्तावेज के रूप में किस किस प्रकार से हम सूचना को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भेजते हैं, प्रश्न यह कह रहा है, ठीक है। तो कार्यालयों में लिखित संप्रेषण के कई प्रकार होते हैं या कई रूप मिलते हैं। पहला होता है पत्र लिख करके एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को सजग किया जाता है या किसी खतरे से उबारने का प्रयास किया जाता है या किसी प्रकार की कोई जानकारी दी जाती है। दूसरी बात, अर्ध सरकारी पत्र भी लिखे जाते हैं, कार्यालयी ज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं, अंतर विभागीय टिप्पणियाँ करी जाती हैं, तार लिखे जाते हैं, कार्यालय आदेश जारी होते हैं, आदेश जारी होते, अधिसूचना जारी होती, संकल्पना, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, नोट, पृष्ठांकन, परिपत्र यानी सर्कुलर, ये सब जो है कहीं ना कहीं पे कार्यालयों में लिखित संप्रेषण का माध्यम होते हैं। और लिखित स्वरूप में एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखता है, या छोटा कार्यालय बड़े कार्यालय को, बड़ा कार्यालय छोटे कार्यालय को, इस प्रकार से लिखित दस्तावेज के माध्यम से किसी चीज़ के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी जानकारी के बारे में अवगत करवाता है। ये कार्यालय में लिखित संप्रेषण के कई रूप हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, बात ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कार्यालय किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है। कार्यालय किसे कहते हैं? कार्यालय को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफिस। तो कार्यालय क्या होता है? शासन व्यवस्था चलाने के लिए सरकारी तंत्र में समूचे काम का बंटवारा या आवंटन किया जाता है और मंत्रालय में हर कार्य के लिए विभाग बनाए जाते हैं और इन मंत्रालय और विभागों को सामान्य रूप से हम कार्यालय कहते हैं, ठीक है। तो कार्यालय का मतलब ऐसी एक प्रकार की एक ऐसी ऑफिस टाइप की होती है और ऑफिस ही होती है कार्यालय, ठीक है। तो कार्यालय में क्या होता है? शासन प्रशासन को चलाने की एक व्यवस्था होती है और सरकारी तंत्र का प्रभुत्व होता है उस पर कहीं ना कहीं पे। तो सरकारी ऑफिस होती हैं, प्राइवेट ऑफिस भी होती हैं, ठीक है। तो जिस पर सरकारी प्रभुत्व होगा सरकारी ऑफिस, जिस पर प्राइवेट प्रभुत्व होगा प्राइवेट ऑफिस। तो ऑफिस कई प्रकार की होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हर सरकारी, यहाँ पर अगर बात की है कार्यालय की, तो यहाँ पर सरकारी कार्यालय से तात्पर्य होता है जब हम कार्यालय हिंदी पढ़ते हैं। तो मंत्रालय में आप देखते हैं तमाम प्रकार के विभाग होते हैं, हर विभाग में आप देखते हैं आदान प्रदान कहते हैं, पत्र वगैरह लिखे भी जाते हैं, तो वही सब होता है। कुल मिलाकर के इन मंत्रालय और जो विभाग होते हैं उन्हीं मंत्रालय और विभाग को हम क्या बोलते हैं? कार्यालय बोलते हैं। तो ऑफिस से ही होती है, जिससे कार्यालय के जो काम काज होते हैं, प्रशासनिक काम काज होते हैं, कार्यालयों के माध्यम से ही होते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था को स्थूल रूप से कितने रूप में बांटा गया है? प्रश्न बताएं सभी लोग, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न है कि देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था को स्थूल रूप से कितने रूप में बांटा गया है? तो देश की संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था को स्थूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार।
केंद्र सरकार जैसे मोदी जी की सरकार इस समय है। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की बात की तो योगी जी की सरकार है। स्थानीय सरकार में जैसे कि स्थान में क्या होता है, आपके ग्राम के प्रधान हो गए या पार्षद हो गए या जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, ठीक है, ये सब ब्लॉक प्रमुख वगैरह, तो यही सब होते हैं आपके। तो एक तो स्थानीय सरकारें होती हैं, एक राज्य सरकारें होती हैं, एक केंद्रीय सरकारें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चौथा नंबर प्रश्न है, संविधान में संघ और राज्यों के बीच वैधानिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संविधान में जो राज्य हैं और जो केंद्र है, इसके बीच जो कानूनी कार्य हैं, वैधानिक माने होता है कानूनी, कार्य माने कार्य, तो जो कानून से रिलेटेड कार्य होते हैं, लॉ से रिलेटेड कार्य होते हैं, उनको बात की जाए तो उनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची आप देखिएगा, उसमें समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं जिस पर केवल मतलब जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती हैं, और एक होती है आपकी केंद्र सूची जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, और एक होती है राज्य सूची इस पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। मान लेते हैं कि राज्य सरकार ने किसी एक ही मुद्दे पर कानून बनाया हुआ है, अगर फिर केंद्र सरकार उसी मुद्दे पर कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का कानून जो होगा वह प्रभावी होगा, जबकि राज्य सरकार का कानून उसी क्षण खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कार्यालयी साहित्य के आधार पर कार्यालयी भाषा के कौन से उद्देश्य माने जाते हैं। तो कार्यालयी साहित्य के आधार पर कार्यालयी भाषा के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं। पहला उद्देश्य निर्वैयक्तिकता, दूसरा उद्देश्य तथ्यों में स्वापूर्णता और स्पष्टता। निर्वैयक्तिकता एक प्रकार से मतलब ये होता है कि भाई बड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज़ की जा रही है कार्यालयी साहित्य में, ठीक है, तो निर्वैयक्तिकता होती है। तथ्यों में मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पर झुकाव नहीं होता है, ये निर्वैयक्तिकता का मतलब होता है, ठीक है। और तथ्यों में स्वापूर्णता होती है, मतलब तथ्य अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्पष्ट होते हैं। तीसरा उद्देश्य इसका होता है यथासंभव असंदिग्धता रहने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई संदिग्धता ना रह जाए। वर्णनात्मकता होनी चाहिए। इसके अलावा तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग होता है कार्यालयी भाषा में। तो ये सब हो गए कार्यालयी साहित्य के आधार पर कार्यालयी भाषा के निम्नलिखित उद्देश्य। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न है, प्रारूपण का क्या अर्थ होता है। प्रारूपण का मतलब होता है एक प्रकार से कच्चा चिट्ठा या सांचा, ठीक है। प्रारूपण का सीधा सा मतलब होता है सांचा। जैसे कि जो आपने गांव की ईंट देखी है जिससे घर वर बनता है, तो वो पहले कच्ची मिट्टी से बनाया जाता है ईंटे में। तो ईंटा जो होता है वो कच्ची मिट्टी का पहले बनता है, वो सांचा होता है, उसी सांचे में मिट्टी भर दी जाती है। तो वही सांचा बनाना, एक प्रारूप तैयार करना, एक पहले से प्लानिंग कर लेना, वो होता है प्रारूपण। प्रारूपण का अर्थ होता है पत्र का कच्चा चिट्ठा बनाना, अंतिम रूप। यानी एक प्रकार से इसका मतलब होता है कि कोई पत्र या कोई लेटर आपको किसी कार्यालय को लिखना है, तो पहले से ये बात ध्यान रख लेना कि हमको क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो वो होता है प्रारूपण, ठीक है। आगे बढ़ते 7वां प्रश्न आप देखिएगा। 7वां प्रश्न है, कार्यालयी अनुवाद से क्या तात्पर्य है आपका। तो कार्यालयी अनुवाद किसे कहते हैं। तो कार्यालय अनुवाद से तात्पर्य कार्यालय से संबंध विविध प्रकार के साहित्य का अनुवाद करना, यानी कार्यालय से रिलेटेड जो अनुवाद होते हैं, जो कार्यालय से जो साहित्यिक अनुवाद होते हैं, उनको हम कार्यालयी अनुवाद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चले। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। प्रतिवेदन तो सरकारी कामकाज के संबंध में कोई जांच, तथ्य का अन्वेषण करना हुआ, कोई सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है प्रतिवेदन, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिवेदन। यानी किसी जांच का, किसी तथ्य का के अन्वेषण का, किसी सुझाव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना काम होता है प्रतिवेदन का। तो प्रतिवेदन यही होता है, कोई सरकारी कामकाज हुआ तो उसके संबंध में कोई जांच करनी है, कोई तथ्य का अन्वेषण करना है कि सही हुआ कि गलत हुआ, कोई सुझाव देना है सरकारी कामकाज में, अगर कोई गलत काम हुआ या कोई काम नहीं हुआ है तो उसके बारे में उसको सुझाव देना, ये होता है जो है आपका प्रतिवेदन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है कार्यरत। प्रश्न क्या है, कार्यरत लेखन में क्या आता है। कार्यवृत्त लेखन में क्या आता है। तो विभिन्न समितियों के द्वारा आयोजित बैठकों के आयोजन की सूचना, कार्यसूची, आवश्यक जानकारी, सुझाव, निर्णय, इन सभी ये सब जो कार्य होते हैं ये सब कार्यवृत्त लेखन में ही आते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न है, टिप्पणी किसे कहते हैं। तो टिप्पणी जो होता है
जो विचार लिखे जाते हैं जो है पत्रों पर, उसी को टिप्पणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन सर, टिप्पण क्या है? टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या है? कार्यालयी भाषा का क्या उद्देश्य है भाई? पहला उद्देश्य ये है कार्यालयी भाषा का कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरी बात है देश की राष्ट्रभाषा सुनिश्चित किया जाए। और तीसरा जो उद्देश्य है कार्यालयी हिंदी का, वो ये है कि हिंदी को सम्मान दिलाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धति आती है? देखिए, मुख्य रूप से 3 पद्धतियाँ आती हैं। पहली तो भाई संघीय कार्य पद्धति, कार्यालयी हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत कौन आती है? संघीय कार्य पद्धति। दूसरी आती है राज्य शासन पद्धति और तीसरी आती है सचिवालय कार्य पद्धति। ये 3 कार्य पद्धतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न 13वां नंबर देखिएगा, राजभाषा विभाग के द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकों के नाम बताइए। तो देखिए, राजभाषा विभाग के द्वारा जो वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तकें हैं उनके नाम हैं हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण और लीला हिंदी प्राज्ञ। ये पुस्तकें जो है राजभाषा विभाग के द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14 नंबर, कार्यालयी भाषा किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसी भाषा में या जिस भाषा में देश प्रदेश का कामकाज होता है वही कार्यालयी भाषा कही जाती है। मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्यालयी हिंदी बोलते हैं। या ऑफिस में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है उसको। ठीक है, तो जिस भाषा में क्या होता है, जिस भाषा में देश प्रदेश का कामकाज होता है उसी भाषा को हम कार्यालयी भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? तो कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र के अधिकारों को राजभाषा का जो अधिनियम है 1970 ईस्वी के अंतर्गत स्पष्ट किया गया था। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक भी कर दीजिएगा। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, शब्द भंडार को प्रयोग की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, बताएं। तो शब्द भंडार की अगर बात की जाए, शब्द भंडार को प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है आपका सामान्य शब्द, दूसरा है अर्ध परिभाषिक शब्द और तीसरा आपका है कौन सा? परिभाषिक शब्द। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से? अर्ध परिभाषिक शब्द, सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्द। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो शब्द हैं ये प्रयोग की दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं शब्द भंडार में। सामान्य शब्द जैसा कि आप लोग को पता होगा, सामान्य शब्द जो होते हैं वो जैसे आम बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं। अर्ध परिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग हम परिभाषिक शब्दों से कम करते हैं और ख़ास करके परिभाषिक शब्दों से कम मतलब परिभाषिक शब्दों से ज़्यादा करते हैं और सामान्य शब्दों से ज़्यादा कम करते हैं, तो उस शब्दों को हम बोलते हैं अर्ध परिभाषिक शब्द। और परिभाषिक शब्द की अगर बात की है तो परिभाषिक शब्द जो होता है वो विशेष सब्जेक्टिव केस में, यानी कि जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में आप देखते हैं या समाजशास्त्र में, जियोग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में, ये सब परिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा समुदाय शब्द अपने आप में, जो कम्युनिटी शब्द है ये अपने आप में परिभाषिक शब्द है। इसी प्रकार से आप देखते हैं और भी तमाम सारे शब्द हैं जो कि परिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो इस प्रकार से परीक्षा में आप प्रश्न पूछा आता है तो परिभाषिक शब्द जो होते हैं ये खास करके ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है और इनका अर्थ सुनिश्चित होता है। इनमें लचीलापन या संदिग्धता बिल्कुल भी नहीं होती है। इन शब्दों का अर्थ नियत रहता है, निश्चित रहता है और एक अर्थ का द्योतक मात्र एक ही शब्द होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये होते हैं कुछ परिभाषिक शब्दावलियाँ, जैसे कि परिभाषिक शब्दावली में अभिकथन हो गया, निधि है, अनुदान है, संयुक्त, ये सब कथन जो है परिभाषिक शब्द हैं, ये ध्यान रखिएगा। और खास करके प्रशासनिक प्रयुक्ति के लिए वाणिज्य में प्रयोग करने वाले जैसे कि उत्पादन शुल्क, माल सेवा कर, संप्रदा शुल्क, बजट, ये सब अपने आप में परिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, परिभाषिक शब्द जो होते हैं एक शब्दीय ही होते हैं पर नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, और परिभाषिक शब्द जो है सार्थक होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हैं।
तो और जीव विज्ञान में बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जो है महाकोशिका हो गया शब्द, पारिभाषिक शब्द है। अमल संवेदी, सीमा चक्र, मशीन चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावलियाँ क्या हैं। तो पारिभाषिक शब्दावलियाँ सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 18वां नंबर प्रश्न देखिएगा। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता किसमें पड़ती है। तो तकनीकी विषयों की शिक्षा में, सरकारी काम में एक रूपता बनाए रखने में, और एक समान आधिकारिक शब्दावली का प्रयोग निश्चित करने में, तथा अपनी भाषा के प्रयोग में इन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, पारिभाषिक शब्दावलियों की। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। पारिभाषिक शब्दावली का काम व्यक्ति तौर पर सर्वप्रथम आरंभ करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो पारिभाषिक शब्दावली का काम व्यक्ति और मतलब व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन है। तो डॉक्टर रघुवीर शाह है। ऑप्शन नंबर मतलब इसका तो अगर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो उसमें आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, कई ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो एक बार अगर नाम आपको ध्यान रहेगा यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ सब देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आपके बहुत सारे तैयार हो रहे हैं और लिखित टाइप के भी। 20वां प्रश्न आप देखिएगा। पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का क्या नाम है। जो विधि मतलब जो है पारिभाषिक जो विधि होती है उसकी शब्दावली कौन तैयार करता है। तो वो विधि आयोग जो होता है वो तैयार करता है। 21वां नंबर प्रश्न आप देखिए। चूँकि मैं आपको बताऊं कानून से रिलेटेड भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड होती हैं, वाणिज्य से रिलेटेड होती हैं, विज्ञान से रिलेटेड होती हैं। तो ये सब पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसको कौन निर्धारित करता है। तो उस क्षेत्र का जो आयोग होता है वही निर्धारित करता है। जैसे कि विधि यानी कानूनी जो शब्दावलियाँ होती पारिभाषिक, उनका निर्माण कौन करता है। तो वो विधि आयोग करता है। अगला प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली के कितने स्रोत हैं। तो 4 स्रोत होते हैं इसके। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। सामान्य शब्द किसे कहते हैं। तो बोलचाल या सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सामान्य शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि दादा, चाचा, नाना, नानी, घर, खाना, रोना, सोना। ठीक है, ये सब जो शब्द हैं ये सब सामान्य शब्द होते हैं जिसका प्रयोग आप आम बोलचाल की भाषा में करते हैं और सब लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अर्ध परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। तो अर्ध परिभाषिक शब्द की अगर बात की जाए तो जब शब्द जो है सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त होने के साथ यदा कदा विशेष क्षेत्र में भी प्रयुक्त होने लगते हैं तो उन्हें हम परिभाषिक या अर्ध परिभाषिक शब्द कहते हैं। अगर वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं तो केवल परिभाषिक शब्द कहते हैं। अगर वो आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं और खास करके विशेष स्थानों पर भी प्रयुक्त होते हैं तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिभाषिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि कमल हो गया, अर्थ हो गया, गुरु, सूर्य, रस, अलंकार, ध्वनि, ये सब शब्द जो हैं ये अर्ध परिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपसे बन सकता है 24 नंबर देखिएगा। परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषिक शब्द की अगर बात की जाए तो जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य प्रयोग और साहित्य के संदर्भ में भिन्न किसी क्षेत्र विशेष में के लिए परिसीमित कर दिया जाता है उसे हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। ठीक है, कि भाई ये शब्द इसी के लिए प्रयुक्त होगा तो वो परिभाषिक शब्द होता है। 25वां क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न अच्छा है। प्रश्न है आपका परिभाषिक शब्द के क्षेत्र बताइए। तो परिभाषिक शब्द की अगर बात की जाए तो परिभाषिक शब्द के क्षेत्र खास करके विधि क्षेत्र में परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है। विधि माने कानून से रिलेटेड जो शब्द होते हैं। जैसे अपने आप में आप देखिएगा जो है बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कानूनी क्षेत्र में जो कि क्या होते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं भाई, परिभाषिक शब्दावली होते हैं। व्यवसाय से रिलेटेड यानी व्यावसायिक शब्द जो होते हैं वो मतलब खास करके बात किया है अगर इसमें विधि में या प्रशासनिक शब्दों में तो जैसे अनुदान हो गया, संयुक्त हो गया, निधि, अभिकथन, ये सब। ठीक है, व्यवसाय में आप देखिएगा तो कई सारे हैं जैसे कि बजट हो गया, संप्रदा शुल्क हो गया, माल एवं सेवा कर हो गया जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जिसको आप उत्पादन शुल्क कहते हैं, सब परिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान हो गया, इसके अलावा दर्शन हो गया, चिकित्सा है, ज्योतिष है, इन सभी से रिलेटेड होते हैं खास करके परिभाषिक शब्द। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है किस सन में इलाहाबाद से हिंदुस्तानी के लिए शब्दपाती असूल प्रकाशित हुआ। तो हिंदुस्तानी के लिए शब्दपाती असूल
जो है किस सन में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ भाई? तो 1954 से। ऑप्शन नंबर इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 1954। तो आपको ऑप्शन मतलब जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा तो ऐसे मिलेगा। बाकी अगर आप जानकारी के लिए लेते हैं लिखने वाले, अगर आपकी परीक्षा लिखित होती है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। किस वर्ग को मध्यमार्गी भी कहा मतलब नाम दिया जाता है? तो समन्वयवादी वर्ग को हम मध्यमार्गी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा किस सन में परिभाषित शब्दों के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्धारण किया गया? तो दिसंबर 1950 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एजेंट शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तो एजेंट शब्द का हिंदी पर्याय होता है अभिकर्ता। क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, बैलेंस शीट का हिंदी पर्याय क्या है? तो बैलेंस शीट को हिंदी में तुलन पत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किन किन के बीच में होता है? तो अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रयोग होता है वो विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच में होता है। ओके, मतलब जो अधिकारी होते हैं, देखिए सरकारी पत्र की मैं बात करूं तो सरकारी पत्र जो होता है ये एक या दो से अधिक जो चीज़ें हो, जैसे कि जो सरकारी पत्र होते हैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं। जबकि अगर बात की है अर्ध सरकारी पत्र की तो ये जो होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं एक ऑफिस से या दूसरे ऑफिस वाले, उनको लिखे जाते हैं। यानी कि व्यक्तियों के बीच में लिखने वाले जो पत्र होते हैं, कि पर्सनल व्यक्ति के बीच में पत्र जो लिखा जाता है मतलब वो ऑफिस के ही होते हैं, लेकिन वो पर्सनल अपना हाल चाल भी उसमें पूछ सकते हैं या फिर अन्य प्रकार की चीज़ों को भी उसमें हाल बयां कर सकते हैं, तो वो होता है अर्ध सरकारी पत्र। लेकिन बात की अगर सरकारी पत्र की, तो सरकारी पत्र जो होता है उसमें कार्यालय के काम ही लिखे हुए होते हैं, कार्यालय के बारे में ही सूचना आदान प्रदान होती है। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है 32 नंबर, प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? तो शासकीय पत्र कहलाएगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा लिखा गया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको, तो वो पत्र शासकीय पत्र बोला जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कर्मचारी को स्थानांतरण की सूचना देने हेतु लिखा गया जो पत्र होता है उसको क्या कहते हैं? तो किसी कर्मचारी को स्थानांतरण यानी कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है, इस पत्र की जो सूचना, इस सूचना के लिए जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र को कार्यालय आदेश बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है, छुट्टी मांगने हेतु लिखा जाने वाला जो पत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न, कौन सा पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आता है? तो पुत्र के द्वारा पिता को लिखा गया पत्र, पुत्री द्वारा माता को लिखा गया पत्र और माध्यमिक शिक्षा सचिव के द्वारा जिला विद्यालय को लिखा गया पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यक्तिगत पत्र कौन सा होता है? व्यक्तिगत पत्र एक पुत्र अपने पिता को लिखता है और वह होता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत पत्र एक पुत्र अपने पिता को लिखता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, कौन से पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं? तो औपचारिक पत्र का मतलब होता है आवेदन पत्र, मित्र को पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये सब औपचारिक पत्र होते हैं। वहीं अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है, 38 नंबर प्रश्न है, जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोगार्थ लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं अशासकीय पत्र। ठीक है, अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? तो जब किसी विभाग के हमारे पत्र का वांछित उत्तर नहीं मिल पाता है, तो जब किसी विभाग के हमारे पत्र का वांछित उत्तर नहीं मिल पाता है तो क्या होता है? उस समय शोध कार्रवाई हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसी को हम खास करके अनुस्मारक बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्क्रीन पर आ चुका 40 नंबर, पृष्ठांकन किसे कहते हैं? तो पृष्ठांकन की बात की जाए तो जब किसी पत्र अथवा उसकी प्रतिलिपि को, प्रतिलिपि माने फोटोकॉपी, तो चाहे किसी पत्र को चाहे उसकी फोटोकॉपी को अन्य कार्यालयों को उचित कार्रवाई हेतु अथवा सूचना के लिए भेजा जाता है या प्रेषित किया जाता है, तो प्रेषित करना माने होता है भेजना। ठीक है, तो प्रेषित करना माने क्या होता है? भेजना। तो जब क्या होता है कि जब किसी पत्र अथवा उसकी फोटोकॉपी को अन्य कार्यालयों को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है,
प्रेषित किया जाता है तो वह पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन बोलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? वह पत्र जो एक सरकारी अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखता है वह अर्ध सरकारी पत्र होता है। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिखता है, वो सामूहिक स्तर पर लिखता है तो वो सरकारी पत्र कहा जाता है। तो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में यही अंतर होता है कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो व्यक्तिगत तौर पर लिखे जाते हैं और जो सरकारी पत्र होते हैं वो सामूहिक स्तर पर लिखे जाते हैं, मतलब कि एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न, शासन आदेश किसे कहते हैं? तो जिस पत्र के माध्यम से राजकीय निर्णय प्रसारित किया जाता है, क्या जो राजकीय निर्णय होता है उसको फैलाया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसी माध्यम को हम शासन का आदेश कहते हैं। ठीक है, तो वह पत्र शासन का आदेश कहलाता है, शासनादेश कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, कार्यालय आदेश पत्र किसे कहते हैं? तो जिस पत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई वांछित सूचना दी जाती है, जो वो चाह रहे होते हैं, वह कार्यालय आदेश कहलाता है। 44 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है शासकीय पत्र किसे कहते हैं? तो प्रशासनिक कार्यों के संपादन में विदेशी सरकारों, केंद्रीय सरकार, अधीनस्थ कार्यालयों व राज्य सरकारों के बीच जैसे पत्रों का जो व्यवहार होता है वे शासकीय पत्र कहलाते हैं। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पत्राचार होता है वो पत्राचार शासकीय पत्र ही होते हैं। ठीक है, या कोई मान लेते हैं विदेशी सरकार है वो इंडियन सरकार को कोई पत्र लिख करके भेजे तो शासकीय पत्र होगा। मतलब जब एक सरकार दूसरे सरकार को पत्र लिख करके कोई सूचना आदान प्रदान करती है तो उसको बोलते हैं शासकीय पत्र। 45 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, आज पत्राचार को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है, ये क्या है? तो कोरियर सर्विस जो है यह पत्राचार को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कोरियर के माध्यम से हर एक चीज़ें जल्दी हो पा रही हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवन प्रक्रिया में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए पल्लवन प्रक्रिया में। पल्लवन किसे कहते हैं भाई? पल्लवन का मतलब होता है भाव का विस्तारण करना। कोई छोटी चीज़ लिखी है उसको बड़ा लिखना, बड़ा बनाना, उसको बोलते हैं पल्लवन। ये बात ध्यान रखिएगा, पल्लवन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खास करके, क्योंकि पल्लवन छोटी बातों को विवरणात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, छोटे भावों को बड़ा भाव बना करके बताना, मतलब भाव तो वही रहेगा लेकिन शब्द अलग बड़े हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न है, पल्लवन के कितने तत्व हैं? तो पल्लवन के 4 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको? तो संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण माने संक्षेप में लिखना, संक्षेप माने समझ रहे हैं कम शब्दों में लिखना। तो कोई बहुत बड़ी 10-15 लाइन या 20 लाइन या मान लेते हैं 100 लाइन की कोई किताब है, उसका मूल्यांकन करके उसको मुश्किल से 1 से 2 पेज में लिख देना, ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं संक्षेपण। और 1-2 लाइन में लिखी गई बातों को हम 10-12 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन में जब लिखते हैं तो वो होता है आपका पल्लवन। पल्लवन माने होता है विस्तारण, भावों का विस्तार किया जाता है पल्लवन में, जबकि भावों को संकुचित किया जाता है किसमें? संक्षेपण में। संक्षेपण में बड़ी विषय वस्तु को कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न है, संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो भावों विचारों का क्रम नहीं बदलना चाहिए संक्षेपण करते समय। 49 नंबर प्रश्न है, मूल लेख का संक्षेपण लगभग कितना होना चाहिए? तो मूल लेख का संक्षेपण लगभग 1/4 जरूर होना चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा माना जाएगा संक्षेपण। नहीं इतना संक्षेप मत कर दीजिएगा कि भाई उसका 1/4 भी ना बचे। तो 1/4 तो होना, यानी कि अगर 100% बातें लिखी हैं, 100 पन्ना है तो आप अगर 25 पन्ना लिख रहे हैं उसको तो फिर ठीक बात है। ठीक है, इतना होना चाहिए 1/4। अगला प्रश्न, टिप्पणी लेखन का आवश्यक गुण क्या है? तो टिप्पणी लेखन का आवश्यक गुण है निष्पक्ष अभिव्यक्ति। ठीक है, टिप्पणी क्या होती है? निष्पक्ष तरीके से अभिव्यक्ति होती है उस पत्र पर या किसी विचारों पर आपकी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण किसे कहते हैं? तो प्रारूपण का मतलब होता है सांचा, जिसको मैंने आपको बताया था। सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में जो प्रयुक्त पत्र होते हैं, जो परिचय होता है, ज्ञापन होता है, सूचना है या कोई आदेश होता है, इन सभी को अंतिम रूप देने से पहले क्या किया जाता है? उनका कच्चा रूप बना लिया जाता है, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो कच्चा रूप पहले से तैयार कर लेना, इसी को बोलते हैं प्रारूपण, और उसे प्रारूपण हम कहते हैं जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण कितने प्रकार का होता है? तो 15 प्रकार के प्रारूपण होते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, एक अच्छे प्रारूपण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो एक तो औपचारिकता, एक तथ्यपरकता, ये 2 विशेषताएं होती हैं एक अच्छे प्रारूपण की। ठीक है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है 54 नंबर, प्रारूपण के कोई 4 प्रकार लिखिए। तो प्रारूपण के 4 प्रकार कौन कौन से? पहला है सरकारी पत्रों का प्रारूपण, दूसरा है जो है परिपत्र का प्रारूपण, तीसरा है कार्यालय ज्ञापन का प्रारूपण और चौथा है प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूपण। तो ये प्रारूपण के 4 प्रकार हो गए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 55 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है टिप्पणी किसे कहते हैं? तो सरकारी कार्य प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटारे के लिए सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियां फाइल पर लिखी जाती हैं उन्हीं अभियुक्तियों को टिप्पणी कहते हैं और इसी लिखने की प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। ठीक है, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है। 56 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता स्वतः पूर्णता। टिप्पणी में क्या होता है? स्वतः पूर्ण होती टिप्पणी। ठीक है, संक्षिप्तता होती, छोटी होती टिप्पणी। इसके अलावा अस्पष्ट होती टिप्पणी, अस्पष्टता होती टिप्पणी में, तथ्यपरकता होती। तो ये 4 विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं टिप्पणी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 57 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है संक्षेपण को किस प्रकार कला माना जाता है? तो संक्षेपण को गागर में सागर भरने की कला माना जाता है, चूँकि संक्षेपण जो होता है बड़े कम शब्दों में बहुत ही भावों को समाहित कर लेता है अपने आप में। जैसे बिहारी के दोहे जो हैं, बिहारी के संदर्भ में कहा गया कि भाई सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो कहीं ना कहीं पे जो संक्षेपण होता है वो देखने में तो छोटा होता है लेकिन कई सारे एक प्रकार से विचारों को अपने आप में समाहित किए हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 58 नंबर प्रश्न है, मूल अवतरण का कितना भाग संक्षेपण में आना चाहिए? 1/3 भाग जरूर आना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, पल्लवन से क्या अभिप्राय है? तो पल्लवन से अभिप्राय क्या होता है? विस्तार पूर्वक समझ करके लिखना। वहीं अगला प्रश्न है, पल्लवन में क्या स्पष्ट किया गया है? पल्लवन में क्या स्पष्ट किया जाता है? तो पल्लवन में मूल भाव को स्पष्ट किया जाता है कि भाई मूल भाव क्या था। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर देखिएगा, कंप्यूटर का सारा डाटा क्यों का मतलब कहाँ स्टोर होता है? तो कंप्यूटर का सारा डाटा जो होता है वो डाटा सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। कहाँ पर? डाटा सॉफ्टवेयर में इकट्ठा होता है। ओके, अगला प्रश्न है, मॉनिटर, स्पीकर मतलब स्पीकर और प्रिंटर इसके भाग हैं। तो मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस के भाग होते हैं। ओके, चले अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको HEC बोलते हैं, HEC-2M कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में स्थापित किया गया ये। अगला प्रश्न है, HEC-2M का विकास किसने किया? तो इसका विकास किया था एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रयोग कब हुआ? तो कंप्यूटर की दुनिया में जो हिंदी का प्रयोग हुआ वो 90 के दशक के आसपास हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 66 नंबर प्रश्न है, शब्द संसाधन किसे कहते हैं? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो शब्द संसाधन की बात की जाए तो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर भांति भांति की सामग्री लिखते हैं अलग अलग प्रकार की, वह शब्द संसाधन ही कहलाता है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न 67 नंबर, शब्द संसाधन के पैकेजों के नाम लिखिए। लिखें भाई। तो शब्द संसाधन के पैकेज कई हैं, जैसे कि MS वर्ड हो गया, पेज मेकर हो गया, सुलेख हो गया, ये शब्द जो है शब्द संसाधन के पैकेज हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 68 नंबर प्रश्न है, डाटा किसे कहते हैं? तो बेहतरीन तथ्यों के समूह या कच्ची सूचना को कंप्यूटर की भाषा में हम डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डेटा बोलते हैं। तो जो सूचना होती है, जो जानकारी होती है, ठीक है, तो उसी को हम डाटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, कंप्यूटर में हिंदी अनुप्रयोग के विभाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर में हिंदी के प्रकार से प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो कंप्यूटर में हिंदी अनुप्रयोग के विभाग कौन कौन से भाई? तो पहला है आपका शब्द संसाधन, दूसरा है लिप्यांतरण और अगला है आपका कोश निर्माण। तो ये 3 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 70 नंबर, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग किसके माध्यम से प्रारंभ हुआ है? तो कंप्यूटर में हिंदी का जो प्रयोग हुआ है वो शब्द संसाधनों के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न 71 नंबर देखेंगे,
प्रश्न है, किस प्रक्रिया के माध्यम से संसार की अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में देखा और समझा जा सकता है? तो वो लिपियांतरण प्रक्रिया के माध्यम से ही हम ऐसा कर पाते हैं। लिपियांतरण का मतलब होता है अनुवाद एक टाइप का, यानी एक लिपि से दूसरी लिपि में कन्वर्ट करके लिखना। जैसे हम लोगों की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। तो एक प्रकार से आपका जो ये होता है लिपियांतरण, इसी को बोलते हैं कि रोमन में अगर राम लिखा है तो रोमन में मान लेते जो व्यक्ति रोमन शैली नहीं जानता तो राम लिखा, तो इसको इस प्रकार से लिखना ही लिपियांतरण होता है। ये राम लिखा है, इस राम को इस राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है इसी को लिपियांतरण बोलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, आज का युग क्या कहलाता है? तो आज का युग जो है कंप्यूटर युग कहलाता है। 73 क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के कोई दो पार्ट के नाम लिखिए। मॉनिटर और केंद्रीय विश्लेषक इकाई, ये दो पार्ट होते कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट, ठीक है। और भी तमाम सारे पार्ट है कंप्यूटर के। तो ये सब प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनेंगे, आसानी से आप बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो अमेरिका से कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ है, सभी लोग जानते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न आपका बनेगा, कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज जो हैं ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पत्र व्यवहार का जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उसको हम क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं, या ई पत्र व्यवहार बोलते हैं, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। तो जो ईमेल होता है आप लोग भेजते हैं, तो जीमेल अकाउंट होता है, उसी जीमेल अकाउंट से ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल वो भेजा जाता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में, कम खर्चे में, कम पैसे में, तो कम खर्चीला होता है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आजकल पत्राचार पहले बहुत सारे चल रहे थे, उन पत्राचारों के स्थान पर आजकल ईमेल का जलवा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, ईमेल के कितने भाग होते हैं? तो ईमेल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर, सॉफ्टवेयर का निर्माण क्यों किया गया? तो सॉफ्टवेयर का निर्माण जो किया गया, कंप्यूटर पर कार्य को सरल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। ओके, ये सब ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। वहीं अगला प्रश्न है, वेबसाइट या जाल स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किसको भाई? प्रश्न पूछा गया, वेबसाइट या जाल स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो वेबसाइट को हम www के नाम से जानते हैं। वो किसके नाम से? www के नाम से। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, ईमेल से क्या लाभ है? समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, सूचना या संदेश त्वरित गति से यानी बहुत जल्दी पहुंच जाता तीव्र गति से, ठीक है। तो ये सब ईमेल का लाभ होता है। इधर आपने सेंड किया, मैसेज सेंड किया, तुरंत पहुंच गया उसके पास, तुरंत पढ़ लिया, फिर रिप्लाई भी आ गया उसका। तो बहुत ही कम समय में, कम पैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं ईमेल के माध्यम से। अगला प्रश्न 81 नंबर, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में हुआ। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, प्रश्न है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या हैं? तो इंटरनेट की जो प्रमुख सेवाएं हैं, पहली तो भाई ईमेल हो गया, दूसरा इंटरनेट रिले चैट, और तीसरा आपका होगा टेलनेट। और भी तमाम प्रकार के सेवाएं होती हैं इंटरनेट की। इंटरनेट के माध्यम से हम और आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट के ही माध्यम से आप देख रहे हैं लगातार लोग अब घर बैठे खाना मंगवा रहे हैं। इंटरनेट के ही माध्यम से आप देखिएगा घर बैठे लोग जो है टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप देखते हैं घर बैठे ही लोग एक प्रकार से दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से उसको फेस टू फेस देख करके बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है सुविधा किसके द्वारा हो सकी? ये सब नेट के द्वारा ही सुविधा हो सकी है, इंटरनेट के माध्यम से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 83 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न अगला है आपका 83 नंबर प्रश्न क्या है? अधिकांश सॉफ्टवेयर किन भाषाओं में लिखे जाते हैं? तो जो अधिकांश सॉफ्टवेयर यानी लगभग अधिकतर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं। किस भाषा में भाई? तो प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे जाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर जो अधिक से अधिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 84 नंबर प्रश्न है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको आसानी से कर देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सॉफ्टवेयर पैकेज की उत्पत्ति का पता किस सन में लगाया गया था? तो सॉफ्टवेयर पैकेज की जो उत्पत्ति है इसका पता लगाया गया था 1960 में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है या कौन है? तो ईमेल का जन्मदाता बोला जाता है किसको भाई? टॉमालिंसन को। किसको? टॉमालिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आ चुका है 87 नंबर। इंटरनेट का उपयोगी सूचनाओं को खोजना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना क्या कहलाता है? इंटरनेट सर्फिंग कहलाती है ये। क्या? इंटरनेट सर्फिंग। 88 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न बढ़िया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, 89 नंबर प्रश्न है। किस सन में जो है स्पाइस ने पहला देसी यानी हिंदी स्मार्टफोन जिसको ड्रीम उनो एच लॉन्च किया? बताएं। ड्रीम उनो एच उसका नाम है। इसको कब लॉन्च किया? किस सन में लॉन्च किया स्पाइस ने पहला देसी स्मार्टफोन? तो वो स्पाइस का बताएं, स्पाइस कंपनी ने तो दिसंबर 2014 में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न देखिएगा। किसने साहित्यकारों और कवियों को कोरोना काल में श्रोताओं से जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया? तो सोशल मीडिया ने किया ऐसा काम। आगे देखिएगा 91 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका का जो है नाम लिखिए। तो ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका का नाम जो है, जैसे कथाबिंब ऑनलाइन ही साहित्यिक पत्रिका है, कादम्बिनी है, तद्भव है, ये सब ऑनलाइन हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुआ करती समय समय पर। अगला प्रश्न आप देखिएगा 92 नंबर प्रश्न है। ई पुस्तकालय से जुड़ने के लिए क्या और कितनी मतलब ये प्रश्न है किसकी आवश्यकता है? बताएं। तो ई पुस्तकालय से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बिना इंटरनेट के आप ई पुस्तकालय का उपयोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि बेकार ही बिना इंटरनेट के हो। अगला प्रश्न 93 नंबर देखिएगा। प्रश्न है गूगल मीट क्या है? तो गूगल मीट पर लोग क्लासेस वगैरह लेते हैं। ठीक है, गूगल मीट क्या है? एक दृश्य और श्रव्य वचन और लेखन दोनों का साधन होता है, जिसके माध्यम से कहीं पर बैठा व्यक्ति कहीं से पढ़ सकता है और कोई भी चीज़ें समझ सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपका है 94 नंबर प्रश्न है। जूम क्या है? तो जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा होती है। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्या होती है? जूम क्या है? जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षण का क्या साधन है? तो ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है? मूल क्लास। तो क्या है भाई? ऑनलाइन शिक्षण का क्या साधन है? तो ऑनलाइन शिक्षण का क्या है? गूगल क्लास हो गई, या फिर गूगल मीट क्लास हो गई, या एक प्रकार से यूट्यूब पर आजकल शिक्षा चल रही है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से। तो ये सब क्या है? जूम क्या है? तो जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है, जिसके माध्यम से लोग मीटिंग वगैरह करते हैं जूम पर, गूगल मीट पर। ठीक है, आप बड़े बड़े ऑफिसर लोग। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट पर जो उपलब्ध पत्र हैं, जैसे आज तक हो गया, अमर उजाला है, नव भारत टाइम्स है, नई दुनिया है, द हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, प्रभात खबर है। तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 97 नंबर प्रश्न है। इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो मेरी सहेली और कादम्बिनी, सरिता, हम हिंदुस्तानी, अभिव्यक्ति, प्रवक्ता, ये सब इंटरनेट पर उपलब्ध पत्रिकाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 98 नंबर देखिएगा। प्रश्न है अमेरिका से निकलने वाली हिंदी साप्ताहिक ई पत्रिका जो है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका, उसका नाम लिखिए। तो अमेरिका से जो निकलने वाली हिंदी साहित्यिक पत्रिका है, इसको ई पत्रिका कहते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हम हिंदुस्तानी। आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल।
अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है? 99 नंबर प्रश्न है, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है? डिजिटल श्यामपट्ट की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, डिजिटल श्यामपट्ट से मतलब होता है ऐसे पर्दे या ऐसे स्क्रीन से जिसे दीवार पर टांगने के बाद उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री को दर्शाया जाता है। आपने पर्दा वाला वीडियो देखा है? तो सेम वैसे होता है प्रोजेक्टर। तो उसी प्रोजेक्टर में क्या होता है कि वहीं से एक प्रकार से उसी में पहले से लेक्चर तैयार मतलब कि फ़ोटो या फिर जो स्क्रीन पर आपको दिखाना है वो तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन दी जाती है और वाइट बोर्ड जो होता है या दीवार पर कोई वाइट पर्दा टांग करके और उस पर जो है दिखाया जाता है चित्र। तो इसके माध्यम से बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली पढ़ पाते हैं। जैसे हिमालय हमको पढ़ाना है तो हिमालय की फ़ोटो हम जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते थे। तो ये पहले जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग पढ़ाते थे। आजकल क्या है, डिजिटल बोर्ड आ गया है। डिजिटल बोर्ड जो आ गया है वो डिजिटल श्यामपट्ट का एक प्रकार से न्यू वर्जन है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड आप सभी को पता होगा, आप लोग जानते भी हो डिजिटल बोर्ड के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 100 नंबर प्रश्न है, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं? तो डिजिटल विषय वस्तु के साधन बहुत सारे हैं, जैसे कि ई बुक हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड हो गया, स्लाइड सीडी है, डीवीडी है, प्रशिक्षण वीडियो कोर्स का प्रयोग हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं पे डिजिटल विषय वस्तु के साधन हैं, ध्यान रखेंगे। ये सब परीक्षा में प्रश्न पूछे आएंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं पोर्टल पर कितने चैनल उपलब्ध हैं? तो स्वयं पोर्टल पर 32 चैनल उपलब्ध है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यह सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न देखिएगा, शैक्षणिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो शैक्षणिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं शैक्षणिक दूरदर्शन को? ईटीवी। क्या बोलते हैं? ईटीवी बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न 103 नंबर देखिएगा, प्रश्न है, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए या प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम होता है? बताएं। प्रश्न है, शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का क्या नाम है? तो उसका नाम है ज्ञान दर्शन। क्या नाम है भैया? ज्ञान दर्शन नाम है। 104 नंबर प्रश्न देखिएगा, ई शिक्षण किसे कहते हैं? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग एक बार। तो ई शिक्षण किसे कहते हैं? तो किसी वेबसाइट, फेसबुक, ईमेल आईडी, इन सभी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना जो होता है, तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाता है और इसीलिए इस प्रक्रिया को ई ट्यूशन या ई शिक्षण कहा जाता है। जैसे आजकल आप लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? ई शिक्षण है, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ये सारा जितना भी आप इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं ये सब ई शिक्षण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सीखते हैं तो ये सब होता है ई शिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 105 नंबर, पॉडकास्ट क्या है? तो पॉडकास्ट जो होता है इससे तात्पर्य एक मीडिया संचिका से होता है जो कि पर फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है, जिसे कंप्यूटर या मीडिया प्लेयरों जैसे आईपॉड और स्मार्टफोन के द्वारा चलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। अगला प्रश्न है 106 नंबर देखिएगा, प्रश्न है, पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? तो पीपीटी का जो पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। जैसा मैं आपको यहाँ पर पीपीटी में आपको दिखाऊं स्लाइड क्या होती है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका पेज है, देखिए ये जो है ये पेज है पीपीटी का, पीपीटी है मैंने बनाया तो पीपीटी का ये पेज है। तो ये पूरा का पूरा जो एक पेज है इसको बोलते हैं एक स्लाइड। ठीक है, दूसरा पेज है, दूसरी स्लाइड आपकी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ओके, समझ आ रही चीज़ें? आगे बढ़िए। तो ये होता है पीपीटी के अंतर्गत जो पेज होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्लाइड कहते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 107 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पीपीटी को किसने विकसित किया है? तो पीपीटी को रॉबर्ट गैंसिकन्स और डेनिस ऑस्टिन ने विकसित किया है। किसको? पीपीटी को। अगला प्रश्न है 108 नंबर देखिएगा, पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो पावर पॉइंट क्या है आपका? पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। 109 नंबर प्रश्न देखिएगा, पाणिनि पार्सर क्या है? तो पाणिनि पार्सर जो है अनुवाद की एक परियोजना होती है। क्या है? अनुवाद की एक परियोजना है। कौन सी भाई? अनुवाद की एक परियोजना क्या है? पाणिनि पार्सर जो है ये अनुवाद की एक परियोजना है। ओके, ध्यान रखेंगे। चले
आपको मैं बता दूं कि ये हिंदी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कार्यालय हिंदी के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास चल रही है, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आपकी हो चुकी थी, आप लोग उसमें पास हो चुके हैं और अब आप सेकंड सेमेस्टर में आए हुए हैं, तो आपको कार्यालय हिंदी के बारे में पढ़ना होता है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो उसी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि एक लिखित टाइप का मॉडल पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, यानी अभी 2-3 दिन पहले हमने उस पर चर्चा करी थी। लिखित टाइप का मॉडल पेपर था, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ों को बताया गया था। उसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर चर्चा हुई थी, तो उस मॉडल पेपर को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको और सजेस्ट करूँगा, 2022 में जितनी भी क्लासेस हमने सेकंड सेमेस्टर की ली थी, वो सारी की सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और उन क्लासेस को मैंने बिल्कुल फ्री में, एक दूसरा चैनल हमारा है, उस चैनल का नाम है बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल। क्या नाम है भाई? उसका नाम है बीए क्रैकर, ठीक है, क्या नाम है? बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल। तो बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल की अगर बात की जाए तो उस पर वो चीज़ें अवेलेबल है ऑलरेडी, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा जा करके। प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियोस को संकलित कर दिया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 2022 की जितनी भी क्लासेस थी, सारी क्लासेस अवेलेबल हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो आप सभी लोग बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल पर जा करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई, उनको आप देख करके आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 110 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड के आगमन के बाद किसकी संख्या में वृद्धि हुई है? तो यूनिकोड के आगमन के बाद में जो संख्या में वृद्धि हुई है, वो हिंदी की जो वेबसाइट हैं, उन वेबसाइटों में बढ़ोतरी हुई है। तो हिंदी की वेबसाइटों में बढ़ोतरी हुई किसके आने से भाई? यूनिकोड के आगमन से। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 111 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, हिंदी भाषा में हिंदी फांट की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो हिंदी भाषा में हिंदी फांट की लगभग 2 श्रेणियां आपके समक्ष दिखाई पड़ती हैं। तो 2 श्रेणियां हैं हिंदी फांट की, खास करके हिंदी भाषा में हिंदी फांट की, ठीक है। कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं। 112 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, कृतदेव कैसा फांट है? तो कृतदेव जो है ये गैर यूनियन फांट है। कैसा फांट है भैया? गैर यूनियन कोड, यूनिकोड फांट होता है। कौन सा? कृतदेव कैसा फांट है? गैर यूनिकोड फांट है। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये बनने वाला है। एक बार फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से और भी अपनी तैयारी सुदृढ़ करते रहें, अच्छी करते रहें और इन चीज़ों को आप कंठस्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है 113 नंबर देखिएगा, यूनिकोड फांट के नाम लिखिए। यूनिकोड फांट कौन कौन से हैं? एक तो है अपराजिता, एक है मंगल और एक है कोकिला, ठीक है। तो एक है अपराजिता, एक है मंगल और एक है कोकिला, ये जो हैं यूनिकोड फांट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनिकोड में टंकण के कीबोर्ड लेआउट की दृष्टि से कितने वर्ग किए जा सकते हैं? 2 वर्ग किए जा सकते हैं, ठीक है। यूनिकोड में टंकण के कीबोर्ड लेआउट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 वर्ग किए जा सकते हैं। 115 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, पीपीटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पीपीटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्तुत करना या पेश करना, ठीक है। प्रस्तुत करना या पेश करना हिंदी में कहा जाता है किसको? पीपीटी को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शोध के प्रकार बताइए। शोध कितने प्रकार का होता है? तो शोध कई प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ प्रकार यहाँ पर आपके समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोग इसको देखें। देखिए, शोध जो होते हैं, पहला तो होता है मात्रात्मक शोध, ठीक है। दूसरा होता है गुणात्मक, यानी मात्रात्मक माने होता है क्वांटिटी वाला शोध, मतलब कि शोध यानी क्वांटिटी से रिलेटेड शोध होता है, जिसमें क्वांटिटी पर ध्यान दिया जाता है। एक होता है क्वालिटी से रिलेटेड, यानी गुणात्मक शोध, इसमें क्वालिटी को निखारा जाता है या क्वालिटी को आधार बना करके शोध किया जाता है। तीसरा होता है विवरणात्मक, यानी जिसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है किसी भी चीज़ का, मुद्दे का, ठीक है, तो विवरणात्मक शोध होता है। और अगला होता है विश्लेषणात्मक शोध। तो विश्लेषणात्मक शोध एक प्रकार से उसमें खूब गहन तरीके से उसका सूक्ष्म विश्लेषण करके किया जाता है। तो विश्लेषणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध और विवरणात्मक शोध, ये शोध के कई प्रकार हैं। आगे देखिएगा, 117 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शोध के चरण बताइए। तो शोध प्रक्रिया के कई सारे चरण हैं, जैसे कि पहला चरण है, सबसे पहले हमको विषय का निर्धारण कर लेना है।
फिर शोध की जो समस्या है उसको निर्धारण कर लेना है, फिर संबंधित साहित्य का व्यापक तरीके से सर्वेक्षण कर लेना है, फिर परिकल्पना का निर्माण कर लेना है हमको। उसके बाद में शोध की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, फिर हमको तथ्य यानी जो डाटा है उसका कलेक्शन करना चाहिए, फिर तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए, फिर परिकल्पना की जांच करनी चाहिए कि परिकल्पना जो हमने बनाई थी वो सही है या गलत है, या उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उसको सुधार लें, और फिर उसके बाद में समन्वयीकरण या उसकी व्याख्या करनी चाहिए। फिर उसके बाद में शोध प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए ताकि जो है दोबारा से उसकी जांच करी जा सके, जो शोध आपने किया है उस शोध में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, तो किसी दूसरे व्यक्ति से उसको जांच करवा ली जाए। तो इस प्रकार से शोध के कई सारे चरण होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप शोध जो होता है वो हमारे समक्ष आता है। 118 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, परिकल्पना क्या होती है? तो किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला तर्कपूर्ण सुझाव जो होता है उसी को परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साहित्यिक शोध का उद्देश्य बताइए। साहित्यिक शोध का क्या उद्देश्य होता है? तो साहित्यिक शोध के कई उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है लक्षित वस्तु का सही विवरण प्रस्तुत, मतलब उसको जुटाना, विवरण जुटाना। दूसरी बात है नए तथ्यों की खोज करना, ये भी एक उद्देश्य होता है साहित्यिक शोध का। और विस्मृत और आलक्षित तथ्यों को अवलोकित करना, ये सब होता है साहित्यिक शोध का उद्देश्य। जब आप लोग हिंदी में ऐसे अभी मान लेते BA कर रहे हैं, आगे चल करके आप MA करेंगे, MA के बाद में क्या होता है, शोध किया जाता है। तो शोध में आपको एक विषय वस्तु या एक टॉपिक मिलता है, उस पर आपको गहन विश्लेषण करना होता है, अध्ययन करना होता है, तथ्यों का अन्वेषण करना होता है। तो उसमें एक प्रकार से नए नए तथ्यों की खोज करनी होती है, तो वो होता है साहित्यिक शोध। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न 120वां प्रश्न है, शोध के लिए परिकल्पना क्यों महत्वपूर्ण है? तो परिकल्पना चरों के विशिष्ट संबंधों के ज्ञान पर प्रकाश डालती है और खास करके इसीलिए शोध के लिए परिकल्पना का महत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, उनके उत्तर को समझा। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था जो कि हमने चर्चा करी। बाकी और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी, उसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो के माध्यम से लगभग आपने 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से थे। तो इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी विधिवत तरीके से हो रही है। निश्चित तौर पर इसी प्रकार से अगर आप तैयारी करते रहेंगे आपको अच्छे अंक मिलेंगे आपकी परीक्षा में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।